वो लाइव का टैग नहीं है अभी। हो गया। नीतीश कुमार का जन्म 1 मई 1950 को पटना के बख्तियारपुर के कुर्मी परिवार में हुआ। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक महान गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के करीबी थे। उनके पिता एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। नीतीश कुमार 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र रहे, जो अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है। वहां से उन्होंने विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि हासिल की। वो 1974 एवं 1977 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे। वो उस समय के महान समाज सेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे। नीतीश कुमार को पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुना गया और उसी साल युवा लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज हम एक नया कार्यक्रम लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। कार्यक्रम का नाम है ये मेरे नेता। हमारे देश में जितने भी नेता है वो सिर्फ लेता ही नहीं, कुछ देता भी है। कुछ ज्यादा देता है, कुछ कम देता है, लेकिन हर नेता का एक अपना प्रोफाइल है। लाउड इंडिया टेलीविजन ने तय किया कि देश के जो चर्चित नेता है उनके ऊपर एक प्रोफाइल किया जाए। उनका अच्छा बुरा काम, वो क्या कर सकते थे, क्या कर नहीं पाए, ये तमाम बातों पे आज विश्लेषण होगा। आज इसमें हमारे साथ हमारे संपादक संतोष भारतीय जी हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार। एक है अरविंद मोहन जी, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पत्रकार है, और दूसरे है कन्हैया सिंह जी, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है, लेकिन बिहार के मामले में वो खासे जाने जाते हैं। वो अपने आप में बिहार की बात में करूं तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। आज हम सभी लोग नीतीश कुमार को प्रोफाइल करेंगे, जिसका एक ऑडियो विजुअल आपने स्टार्टिंग में देखा। हमारे कार्यक्रम में 4 सेगमेंट होंगे। एक सेगमेंट होंगे कि बंदे में दम है, कि नीतीश कुमार में वाकई कोई भी नेता हो इस देश में जो थोड़ा बहुत स्थापित है उसमें कुछ तो दम है, इसलिए वो स्थापित है। दूसरा, कितने झंडे गाड़े, उस नेता ने अचीवमेंट क्या किया अभी तक, उस नेता की जो भी अचीवमेंट्स है उसके बारे में चर्चा होगी। फिर उसके बाद में होगा कितने गड्ढे किए, क्योंकि आप जब अचीवमेंट करते हो तो कई चीजें आप ऐसे भी कर जाते हो कि जो आपकी गलतियां हैं, और वो गलतियां एक मापदंड बन जाती है। जो आपके इतिहास में जब भी आपकी चर्चा होती है उन गलतियों का जरूर जिक्र होता है। तो वो कितने गड्ढे किए, और अंत में होगी चीरफाड़, मतलब पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के तहत अंत में ये होगा कि ये नेता आज यदि है तो उसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो नेता को और अच्छा कैसा कर सकता है। ये कुल मिला के एक नया टाइप का कार्यक्रम है। ये सप्ताह में 2 बार होगा, बुधवार और शुक्रवार को आपके बीच में हम ले आएंगे। आज इस सप्ताह का पहला एपिसोड है। जैसा कि मैंने कहा कि इस एपिसोड में हम शुरुआत कर रहे हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि चर्चित चेहरा है। अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं 7वीं बार। उनकी हार जीत इन तमाम बातों पे डिस्कस हो रहा था, इसलिए हमने चर्चित चेहरा था इसलिए वो नीतीश कुमार को लिया। नीतीश कुमार पे विशेष टिप्पणी करने के लिए जैसा कि मैंने कहा अरविंद जी भी है, हमारे साथ कन्हैया जी भी है, और ओवरऑल हमारे संपादक संतोष भारतीय हमारे साथ है। अब मैं संतोष जी को कहता हूं कि थोड़ा सा इस पे विस्तृत एक ओपनिंग रिमार्क के साथ शुरू करें। इसके सच्चे अधिकारी तो अशोक जी, कन्हैया जी और अरविंद मोहन जी हैं, क्योंकि ये बिहार के हैं और नीतीश जी को जानते हैं। पर मैं नीतीश जी को जानता हूं जब वो छात्र संघर्ष समिति के सदस्य थे। बिहार आंदोलन को संचालित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसमें आज के सारे बड़े नेता थे। लालू जी थे उसके अध्यक्ष, उनके उप मुख्यमंत्री जो इस समय नहीं है, मोदी जी, वो उनके सचिव थे, और बाकी संचालन समिति के सदस्य थे। नीतीश का चेहरा एक ऐसा चेहरा था जो समाजवादी आंदोलन में जैसे चेहरा SM जोशी का हुआ करता था, सौम्य, बिना किसी के ऊपर हमला करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, इस तरह का चेहरा नीतीश जी का था। नीतीश जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किया, युद्ध से प्राप्त किया, लेकिन उसके पहले वो केंद्रीय कैबिनेट में जब गए, खासकर VP सिंह के साथ, वहां से उनकी तस्वीर बननी शुरू हुई। लेकिन उनका पूरा कार्यकाल रेल मंत्री से लेकर के, कृषि मंत्री से लेकर के, और अभी तक वो चर्चाओं में और किस भिन्न भिन्न तरह की कि जिसको क्या कहें, आशंकाओं के बीच में ही रहा। आरोप नहीं कोई बहुत बड़ा लगा,
लेकिन उन्हें देखा बहुत ही ज्यादा आलोचनात्मक दृष्टि से गया। इसलिए मैं ये जो आपने सेगमेंट रखे हैं, उस सेगमेंट में हम कितना उनको बांट पाएंगे पता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे आगे चल के। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मसले के ऊपर आप जो हमारे बिहार के दो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं ये बताएं, क्योंकि इनके बताने के ऊपर अशोक जी आप भी और मैं भी अपनी उन जानकारियों को जोड़ पाएंगे जो हमारे पास हैं। तो मैं अरविंद जी की तरफ चलता हूं। अरविंद जी, हमारा पहला सेगमेंट है कि बंदे में दम है। नीतीश कुमार में कुछ तो दम होगा। देखिए, 7 बार उन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और मुझे लगता है कि इतनी बार शपथ लेने वाला बंदा जो है वो शायद अकेला है कि 7 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। बातें कुछ उसमें कुछ निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन यदि हम पहले ये बात करें कि बंदे में दम है, तो ऐसा क्या दम दिखता है आपको कि वाकई जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार ने काफी अकल की पॉलिटिक्स की है और काफी लंबे समय से काफी होशियारी से पॉलिटिक्स की है। कोई दांव पेच उस किस्म का जो भद्दा कहना चाहिए वो सब चीजें उनके साथ नहीं रही हैं। संतोष भाई बड़े हैं तो ये 72 का किस्सा सुना रहे हैं, 74 का किस्सा सुना रहे हैं। 77-78 से हम भी उनको देख रहे हैं काफी करीब से, बल्कि हम सब लोग युवा जनता में थे और उस समय माया कृष्णन यहाँ अध्यक्ष ऑल इंडिया के, और बिहार में जो तब अध्यक्ष थे मंगनीलाल मंडल, ये सब लोग जिस तरह से सत्ता के करीब गए। और SYS की थ्योरी ये थी कि हम यूथ विंग नहीं है, हम एक पैरेलल युवा संगठन है। सरकार जहां अच्छा काम करेगी सपोर्ट करेंगी और जहां गड़बड़ करेगी विरोध करेंगे। तो हम इसी थ्योरी पे हम सब लोगों ने युवा जनता में एक किस्म की बगावत की, और ये ऑल इंडिया लेवल पे भी हुआ और बिहार लेवल पे भी हुआ। बिहार में ज्यादा हुआ, किशन पटनायक हमारे नेता थे, तो उसमें नीतीश कुमार, जो लोग सबसे पहले आए और सबसे प्रतिभावान नीतीश कुमार, ये सब लोग आए थे उसमें। तब तक ये एक चुनाव हार चुके थे, हरनौत के चुनाव में ये खड़े हुए और इन्होंने उस समय ये नारा दिया कि हमको जाति पर वोट नहीं चाहिए। हमारे दो साथी जो हैं वो मनोज वर्मा और शिवानंद तिवारी, ये लोग जाति पर बटे टिकट, इसका विरोध करते हुए इन्होंने टिकट लौटा दिए थे। और वशिष्ठ भाई और ये नीतीश जी, इन सब लोगों ने कि हमको जाति पर वोट नहीं चाहिए, ये चुनाव लड़ते हुए भी कहा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि ये चुनाव हारे। लेकिन नीतीश कुमार की जो बौद्धिक प्रतिभा थी या होशियारी राजनीतिक, वो तभी क्लियर थी क्योंकि तब हमने ये बात शुरू की थी कि आरक्षण थोड़ा और अलग किस्म का होना चाहिए, क्योंकि तब बिहार में आरक्षण का सवाल उठा ये मुंगेरलाल कमीशन के मार्फत। तो हमने एक अलग फॉर्मूला दिया और उसको नीतीश फॉर्मूला ही कहा गया। और उस नीतीश फॉर्मूले में ये था कि पिछड़ों को 2 ग्रुप में बांटा जाए, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में। और इस काम को उन्होंने बाद में आके किया बिहार में। अभी जो आरक्षण है उसमें 2 ग्रुप बनाए, यादव और कुर्मी, कोयरी और बनिया, ये 4 ऊपर कैटेगरी में, और बाकी जातियां एनेक्सर 1 वाली नीचे रही। तो ये होशियारी, इस किस्म की समझ उनको पहले से। लेकिन एक किस्म की चालाकी उनके अंदर ये थी कि ये युवा जनता की पॉलिटिक्स जब इस किस्म से चलती रही, तो ऑल इंडिया लेवल पे शरद यादव भी तब उस मंडली में थे, विरोध की पुरानी समझ। तो वो भी निकल के वापस युवा जनता के अध्यक्ष, जैसे उनको लोकदल और युवा जनता का अध्यक्ष बनने का लोभ हुआ, तो वो उधर से निकल के इस खेमे में आ गए। और नीतीश कुमार समता संगठन बनाने तक तो साथ आए, लेकिन समता संगठन जैसे बना वैसे वापस फिर 80 के चुनाव में उनको कर्पूरी जी ने बुलाया। हमारे कई साथी, मैं अब ये जाति की चर्चा ऐसे नहीं करना चाहता, लेकिन जो अगड़े थे वो सत्येंद्र बाबू के साथ, जो पिछड़े थे वो कर्पूरी जी के साथ, वो वापस चले गए वहां चुनाव लड़ने। तो नीतीश कुमार भी उनमें से एक थे। और दुर्भाग्य या सौभाग्य देखिए कि उस बार नीतीश कुमार चित हो गए, फिर दोबारा उसी हरनौत से। तो एक बार नहीं, दोबारा भी हारे। तो नीतीश जी में इस किस्म की चालाकी करने की क्षमता मुझे लगता है कि कम है। जो दांव पेच, जो बौद्धिक क्षमता है बहुत साफ। हाँ, ये दांव पेच नहीं, संगठन बनाओ, वर्कर जुटाओ, वर्कर को डील करो, ये सब चीजें उनके बस की नहीं। ये शिवानंद को था, ये रघुपति को काफी था, लेकिन
अकल से जो काम करने हो उसमें नीतीश जी काफी कुशल हैं। और ये बाद में भी दिखता रहा कि जब एक दफे जिस पॉइंट पे मंडल आके रुका लालू राज में, तो वहां से विद्रोह करना है वो समझ तो आ गया, लेकिन विद्रोह करके पैरेलल संगठन बढ़ना है, लड़ना है, भिड़ना है, वो सब उनके बस का नहीं हुआ। जैसे 6 एमएलए हुए जिसमें 4 तो क्रिमिनल आ गए थे, तो और उसमें जॉर्ज साहब का कितना था, इनका कितना था, तो जैसे ये हुआ उसके बाद फिर वापस हमको याद है अच्छी तरह, हम लोगों ने जाके उनको कहा कि 6 एमएलए जीते हैं, अब विधानसभा में जाके और हंगामा करिए। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस भी किया था कि आप लोग वहां लड़िए भिड़िए। बोले नहीं बाबू, लालू जिस किस्म से बेइज्जत करता है तुम लोगों को ठीक मालूम नहीं है कि वो हमसे वो नहीं पार लगेगा उनसे लड़ना। तो उस पॉइंट से ये वापस फिर दिल्ली आ गए। फिर मौका आया, वो सब समझ में है अच्छी कि कब की मौका आ रहा है, लेकिन मेहनत करके कमाना खाना मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कैपिटल ये उनके बस का नहीं है। बौद्धिक पॉलिटिकल कैपिटल तो है, लेकिन मेहनत मजदूरी करना उनके बस का नहीं है। आप पता नहीं आपने कभी उनसे एक मिनट इसका मतलब अरविंद जी, एक लाइन में तो यही है ना कि बंदे में दम है, बंदे में दम है, खूब दम है। बौद्धिक उतने शार्प पॉलिटिकल लोग कम हैं मुल्क में, लेकिन फिर या तो ऐसे आदमी को साथ रखते जो उनकी ये कमी पूरी कर लेता, वो भी ऐसा नहीं कर पा रहे। पता नहीं संतोष जी, आपको तो जरूर होगा, कभी नीतीश जी से हाथ मिलाइए, तो मुझे लगता है मैंने जितना हाथ मिलाया होगा अपने साथियों से, उनसे मुलायम हाथ किसी का नहीं है। सचमुच कागज से उनका हाथ कट जाता है। तो बहुत बढ़िया अरविंद जी बात की। यही कारण है मुझे लगता है कि उनको कभी लालू यादव के समर्थन की जरूरत पड़ती है तो कभी बीजेपी की समर्थन की जरूरत पड़ती है बिहार में सत्ता में आने के लिए। लेकिन मैं अब यही पॉइंट लेके कन्हैया सिंह के पास जाता हूं। कन्हैया सिंह जी की तासीर थोड़ी मैं मेरे से भी ज्यादा उग्र तासीर है। कन्हैया जी और हम वो लोग उस किस्म के लोग हैं, हम ये मानते हैं कि नेता जब आता है तो उसको अच्छा ही काम करना होता है, और फिर यदि वो अच्छा काम नहीं करता तो वो फिर टारगेट पे आता है। इसके लिए कन्हैया लाल जी भी बहुत बदनाम है और मैं भी बहुत कन्हैया सिंह जी भी बहुत बदनाम है और मैं भी बहुत बदनाम हूं। लेकिन कन्हैया जी, मैं जानता हूं कि अभी आगे अगले आखिरी जो 2 सेगमेंट है वो टोटल सेगमेंट आप ही बोलोगे, क्योंकि वो आप ही के पास सारा मटेरियल होगा। लेकिन क्या इस बंदे में, जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि बौद्धिक रूप से तो बहुत बड़ा कैपिटल है ये आदमी, बहुत बड़ा एसेट है ये आदमी, लेकिन फिर संगठन के टाइम पे और मेहनत करने के बाद यहाँ तो उन्होंने हाथ की मुलायमता भी बता दी है कि वो ज्यादातर मुलायम हाथ उनके होते हैं कि जो बहुत कम काम करते हैं हाथों से, दूसरे से काम करवाते हैं। तो वो उनकी क्षमता उन्होंने बता दी। बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक इंफॉर्मेशन है जो आज सब व्यूअर्स के बीच में हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार नाम के इस बंदे में वाकई कितना दम है? देखिए, मैं अरविंद जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जब 89 की इलेक्शन हुई, जब एमपी का, लालू यादव या दोनों आदमी जीत के आए। जब ये उस समय बिहार निवास नहीं हुआ करता था, बिहार भवन में इन लोगों ने रहा। उस समय एक बीपी सिंह की सरकार में देवीलाल जी कृषि मंत्री थे। इन्होंने जोड़ तोड़ करके, एक उस समय कहावत चली थी कि ये देवीलाल के यूएसडी माने यूडीसी है, अपर डिविजनल क्लर्क, और उन्होंने वहां जाकर के अपने आप को फिट किया लालू जी को मोबिलाइज करते हुए, क्योंकि उस समय इनकी अपनी कोई जातीय वजूद नहीं थी। क्योंकि उस समय लालू जी की भी उतनी नहीं चलती थी, क्योंकि वो भी यादव के सर्वमान्य नेता नहीं थे। और जब यहां से जब उन्होंने शुरू किया कि वहां से जब कृषि राज्य मंत्री बने देवीलाल के समय में, तो लालू जी पार्लियामेंट के कॉरिडोर में घूमते सुने गए, मैं भी सुना कि रजवा हमरा के कुछ बनाई कि ना बनाई, तो भोजपुरी में वो बोलते हैं। तो यहां से दोनों की शुरुआत हुई मेन स्ट्रीम में आने की। उसके पहले बिहार में क्या हुआ नहीं हुआ, सब लोग तो संघर्ष की जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि उसमें अरविंद जी ने काफी प्रकाश डाला है। जब ये दिल्ली में आए उसके बाद से फिर ये इनकी शुरुआत हुई। इन्होंने अपना गोटी खूब अच्छी तरह से बैठा के शुरू किया एक इमेज बनाना, और उस इमेज बनाने में इन्होंने सबसे ज्यादा दिया वैल्यू, जो दिया वो दिया ब्यूरोक्रेसी को।
आज देखिए जो उनके रेल मंत्री के जमाने में जो पीएस हुआ करते थे, आज इनके साथ है और राज्यसभा एमपी है। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के थ्रू अपना छवि को बनाना शुरू किया, ना कि बिहार में ग्राउंड लेवल पर। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके हाथ इतना मुलायम है कि जो भी पकड़ता है वो उसमें देखता है कि बहुत कमजोर हैं, और वो मुलायम हाथ का वो फायदा उठा करके फिर उन्होंने सबको सीधे सीधे शुरू में जितने भी हमको लगता है कि उस समय माफिया थे, इवन आपके जो अभी आरजेडी से जीते हैं, अरे बाढ़ से, अनंत से, उसके बाद अनंत से, काराकाट, जितने उस समय के माफिया थे सब इनके साथ थे। आज इन्होंने पहली बार इन्होंने माफिया को यहां से हटाया और हटा करके अपना एक इमेज बिल्ड किया। लेकिन जहां तक काम करने का है, इस इलेक्शन में भी देखिए, जात पात आरक्षण, दलित महादलित जो भी करना था किया, लेकिन कभी इन्होंने नहीं कहा कि मैं आपको रोजगार दूंगा। बीजेपी ने 19 लाख का बात की, रोजगार की बात की। आरजेडी ने कहा कि 10 लाख में आते ही साइन करूंगा, लेकिन इनकी पूरी स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इन्होंने रोजगार की बात नहीं की। तो जो इनमें जो आप दम की बात कर रहे हैं, इनके साथ एक और मैं बता देता हूं, क्योंकि बीजेपी में कोई नेता सीएम बनने के उसमें नहीं था, उनकी एक छवि नहीं थी कि जो सीएम बने। उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है उन्हें सुशील मोदी ने, कि वो इनके पीछे लग गए और बीजेपी को ना उठने दिया, ना बढ़ने दिया, ना कुछ करने। उसी का नतीजा है कि इनको हटाया गया, क्योंकि अगर सुशील मोदी नहीं हटे तो ये बीजेपी वहां नहीं बढ़ सकती। तो इन्होंने एक लेकर के चले और भाग्य इनका साथ देता गया और ये सीएम बनते चले गए। वैसे इनका, मेरी अपनी जो धारणा है, बिहार की राजनीति में इन्होंने एक छवि अपनी बनाई और उस छवि को ये भंजाते रहे। जो उन्होंने 7 बार जो ओथ लिया, ये और उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने छवि के कारण इन्होंने 7वां ओथ लिया है। और किस्मत की बात है कि आज भी 43 आ गए और 74 आ गए, 4 इधर आ गए। अब आप जाइएगा कहां? अगर ये चाहें तो अभी भी आरजेडी बैठी हुई है, चचा आ जाइए, चचा उधर भी जा सकते हैं, चचा इधर भी जा सकते हैं। तो चचा का तो स्थिति है कि दोनों हाथ में लड्डू है। भले भी वो कमजोर दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने हैं, बाकी सबको बना दिए हैं, लेकिन वो कमजोर हैं नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को यही चलाएंगे। और कितना भी आप मंत्री बन जाए, के जो भी मंत्री होंगे किसको बोलेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए? विभाग के सेक्रेटरी प्रमुख हो, सारे प्रमुख सचिव इनके हैं। मंत्री खुद आज के देखिए, कोरोना काल में मंगल पांडे जी अपना स्टेटमेंट दिए कि मेरा सेक्रेटरी नहीं सुनता है। तो आप जो नीतीश की जो, मैं तो थोड़ा अब उसमें नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अरविंद जी ने काफी उनकी कही कि उनकी वजूद है या जो भी है, शुरू से ऐसे हो क्या है, ऐसे हो क्या है, सारे के सारे उनके गेम थे। और अभी भी मैं कहिए एक एक गेम को खोलना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, तो ये मेरे अनुसार से उन्होंने एक अपनी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से एक छवि बनाई और उस छवि को ये भंजा रहे हैं। देखिए कन्हैया जी, सुशासन बाबू ये टर्म बिहार से आया और सुशासन बाबू ने वाकई तहलका किया। सुशासन बाबू की सच्चाई क्या है, ये अरविंद जी और आपने रेखांकित की, और ये बात तो तय हुई कि जब तक किसी का साथ नहीं तब तक सुशासन बाबू कुछ नहीं कर सकते। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कभी बीजेपी हो, कभी आरजेडी हो। ये लगातार जिस गेम प्लान का आप बात करते आ रहे हैं, ये गेम प्लान के तहत भी एक उन्होंने छवि बनाई। लेकिन जब कोई नेता छवि बनाता है तो कहीं ना कहीं 1 या 2 ऐसे काम होते हैं जिसको वो बार बार भूलता है, बार बार करता है।
अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे, इसमें है किसने कितने झंडे गाड़े हैं हमारे ये नेता ने। तो अशोक जी, नीतीश कुमार जी एक मिनट में आपको रोकूंगा। इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में नीतीश जी ने अपना कोई भी एक भी 15 साल का एजेंडा सिवाय कि क्या कहते हैं लालू के 15 साल के सिवा कोई भी अपना एक अचीवमेंट बताए हैं तो अरविंद जी भी बैठे हुए हैं, सब लोग आप लोग भी हैं, बता दीजिए कि एक अपना बताए हैं कि मैंने बिहार के लिए ये किया है। कन्हैया जी अपने पास एक अलग सेगमेंट है, मैंने कहा ना, अगर वो कहे कि मैंने नशाबंदी की है, हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कन्हैया जी, अपने पास दो सेगमेंट है आखिरी, कितने गड्ढे किए और कितने उसकी चिरफाड़ करेंगे, ये जो है आखिरी। हाँ हाँ, एक मिनट आपको रोकता हूँ। मैं सोचता हूँ हमें एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। उसके पहले मैं एक लाइन कहूँ, कन्हैया जी ने जो कहा, एक तो इन्होंने भाग्य का जिक्र किया कि नीतीश के साथ भाग्य था, और दूसरा इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी की जो बात की वो मुझे नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल दिखाई देती है, जो 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 बिहार में चल रही है, जो वो दिल्ली में चला रहे हैं, कि ब्यूरोक्रेट्स के जरिए काम करना, मंत्रियों के जरिए नहीं करना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बिहार के इस नई तस्वीर के ऊपर, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, और इसके बावजूद कि उन्होंने, जैसा कन्हैया जी ने कहा, कि किसी भी अपनी एक अचीवमेंट को पूरे चुनाव में नहीं बताया, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बनाया, और कोई भी उन्हें अब हिलाने की ताकत नहीं रखेगा, क्योंकि अगर बीजेपी उन्हें हटाने की कोशिश करेगी, वो कन्हैया जी के अनुसार वो चाचे भतीजे के पास चले जाएंगे, और अगर भतीजा गड़बड़ करेगा तो इनके पास चले जाएंगे। तो क्या इस तरह की दल बदली की छवि लेकर के जब मौका आए तब दल बदलने, नीतीश जी ये 5 साल गुजारेंगे क्या? ये सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस लौटते हैं। 87 में उन्हें बिहार में जनता दल का सचिव बनाया गया और उसी वर्ष 9वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर भी चुना गया। 1990 में वह पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री शामिल हुए। 1991 में वह एक बार फिर से लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें इस बार जनता दल का राष्ट्रीय सचिव चुना गया। इसी के साथ संसद में वह जनता दल के उपनेता भी बने। 1989 और 2000 में उन्होंने बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1998 और 1999 में कुछ समय के लिए वह केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहे, लेकिन अगस्त 1999 में गैसाल में हुए रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। राजनीति के क्षेत्र में अपने कार्यकाल को बनाए रखते हुए एक प्रमुख पोर्टफोलियो के साथ एक राजनीतिक दिग्गज नीतीश कुमार, उनके चरित्र के बारे में और विस्तार से जानिए लाउड इंडिया टीवी के नए शो हे मेरे नेता में। है मेरे नेता में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब हमने देखा कि इनकी बंदे में दम है, दम के बारे में तो सबने बताया, सबने उसको अंडरलाइन किया, दम के साथ साथ दम क्यों है ये भी बताया। लेकिन जब किसी में दम है, और मैं हमेशा कहता हूं कि नेता जब देता तो लेता भी है, कुछ लोग ज्यादा लेते हैं, कुछ लोग कम लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा देते हैं, कुछ लोग कम देते हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या दिया? नीतीश कुमार के पूरे पॉलिटिकल करियर में ऐसे कुछ इश्यूज होंगे कि जिसके वजह से वो जाने जाते हैं। चाहे अरविंद जी ने जैसा कहा कि एक जो रिजर्वेशन को लेके नीतीश कुमार फॉर्मूला ही बोला गया था, उसके बाद में वो फॉर्मूला उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए लागू किया, ऐसे तमाम चीजें होंगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि नीतीश का अचीवमेंट क्या, नीतीश ने आज तक मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए, केंद्रीय मंत्री पद पे रहते हुए क्या दिया है, और जिसकी अचीवमेंट को वाकई हम तो याद कर सकते हैं, या आने वाली पीढ़ी कहेगी कि नीतीश कुमार थे जैसे भी थे, लेकिन इन्होंने कम से कम इसमें एक अच्छा काम किया। और इसकी शुरुआत मैं अरविंद मोहन जी से करता हूं कि अरविंद मोहन जी नीतीश के कार्यकाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं, आप उनके साथ मतलब पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं रहे। तो नीतीश के पीछे बहुत कुछ हो सकता है। नीतीश के खिलाफ बोलने के लिए हमारे पास 2 सेगमेंट है, क्योंकि हमने कहा ना कि हर नेता के कई पहलू है। तो एक पहलू ये भी होगा कि कुछ तो दिया होगा, तो क्या दिया नीतीश ने, क्या झंडे गाड़े हैं, इसके बारे में।
देखिए, 2 पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि सेंटर की पॉलिटिक्स में रहे वो कुछ दिन, मेरे ख्याल से वहाँ की उनकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा नहीं है। गिनवाने को कोई कह सकता है कि खेती में कॉरपोरेट घुसपैठ की शुरुआत उसी समय से हुई है, और उसको कोई अच्छा माने कोई बुरा माने, लेकिन वो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं था। असली काम उन्होंने बिहार में चीफ मिनिस्टर होने के बाद से किया, और बिहार में उनका चीफ मिनिस्टर बनना मंडल फेज 2 है। मंडल फेज 1 तो ये था कि कोई काम धंधा मत करो, सिर्फ पिछड़ों में स्वाभिमान ले आने की या पिछड़ों को आगे करने की पॉलिटिक्स करो, जो लालू यादव ने किया। मुलायम सिंह जी में ये नहीं था, मुलायम सिंह जी थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर थे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनके यहाँ भी मुख्य काम यही था कि पिछड़ों को आवाज दो और कामकाज थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। नीतीश कुमार ऐसे पहले पिछड़ा नेता थे उत्तर के, दक्षिण में तो काफी काम हुआ था, जो पिछड़ा होने के साथ साथ कुछ काम करके एडमिनिस्ट्रेटिव काम करके दो, और ये काम उन्होंने बखूबी किया। जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने, आते ही उन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, और बिहार ऐसा पहला राज्य हुआ जहां महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से ऊपर हो गई पंचायत में, क्योंकि वो जनरल सीटों से भी महिलाएं जीती। और आज भी अगर ये जो क्रांति एक दिखती है पैरेलल बिहार में, कि औरतों की वोटिंग काफी तेजी से बढ़ी है, औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, इस बुरी हालत में भी नीतीश कुमार को औरतों ने उबार लिया वापस चुनाव में, जबकि आंधी बहुत साफ दिख रही थी कि तेजस्वी के हक में है, लेकिन औरतों ने फिर नीतीश कुमार को जिंदा कर दिया। उसके पीछे वही शुरुआत है जो पंचायत से शुरू हुई थी, और काफी अच्छा महिला मुझे लगता है कि नेता निकल के आई हैं। इस बीच आप नाम कहिएगा तो मैं नाम भी, पार्टियों ने उस तरह से बहुत बढ़ावा नहीं दिया, नहीं तो काफी सारी अच्छी लड़कियां महिलाएं निकल के आई हैं जो पंचायत का प्रोडक्ट है। फिर उसी का एक्सटेंशन था लड़कियों को साइकिल देना, स्कूलों में बच्चों का नाम लिखवाना। 2.5-3 करोड़ बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्कूल में हुआ है बिहार में। अब पढ़ाई उस लेवल पे अगर कहें कि बच्चों को स्कूल ले आने तक का, वो स्टेज बिहार पार कर चुका है। उसके बाद नीतीश कुमार मुझे लगता है थकान कई किस्म की महसूस कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो स्कूलों में दाखिला बच्चों को मिले, फिर उसके बाद आप देखिए बिजली, मैं जितने दिन से हूं, मैं ये मान के चलता था कि मेरे इलाके में बिजली कभी नहीं आनी है, और जब आई भी तो उसकी चोरी के किस्से, और उसके मोबाइल चार्ज हो जाए तो हम अपने को मानते थे कि भाग्यशाली हैं, नहीं तो 5 रुपया दे के मोबाइल भेजते थे कहीं बाजार पे जाके, वहां से कोई करा के लाता। नहीं तो बिजली अब 20-22 घंटे बिजली बड़े आराम से गांव में, बल्कि उतना बिजली गाजियाबाद में जहां हम रहते हैं वहां उतनी अच्छी बिजली नहीं आती जितनी गांव में हमारे आ रही थी। सड़कों का हाल यही था। मैं तो ऐसे इलाके का हूं जहां हर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपको नदी पार करनी पड़ेगी, तो वहां हम ये मान के चलते थे कि जूता पहन के कभी साल में नहीं आ सकते। तो वो काम हुआ है। तो रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, अब ये सब असल में पॉलिटिकल मैनेजमेंट का दूसरा फेज है, जिसमें आपको स्कूल में मास्टर नहीं रखना पड़े, जिसमें आप ये सब खेल नहीं होगा, क्योंकि वहां जो बिल्डिंग और रोड बनाने में का खेल जो आज के पूरे पॉलिटिक्स में और शासन में आ गया है, क्योंकि बना बनाया कमीशन ऊपर बैठे लोगों को मिलने लगता है, और रोज मास्टर का जिम्मेवारी कौन लेगा और हेल्थ वर्कर का जिम्मेवारी कौन लेगा, तो ये सब चीजें नहीं लोग कर रहे हैं, उसमें रेगुलर स्टाफ नहीं चाहिए। तो नीतीश कुमार ने ये सब काम किए हैं, ये काम हुआ, लेकिन एक इसमें फिर वही कि पॉलिटिकल समूह बनाए। लालू जी के समय ये था कि सबके बाद भी हर ब्लॉक में, गांव में उनके लोग थे, वो जायज कराएं नाजायज कराएं, लेकिन वो एक चैनल था जो पार्टी वर्कर्स का चैनल था। नीतीश कुमार के राज में अधिकांश कैबिनेट मिनिस्टर्स की नहीं चलती है, ब्यूरोक्रेट सब फैसला करते कराते हैं, फाइनल वहीं से होता है। मुझे खुद का भी अनुभव है कि इस किस्म के फैसले नीचे से ऊपर तक मंत्री यहाँ करता जाता है और आखिर में जाके वो रुक जाते हैं। तो ये सिरदर्दी असल में वो लेना नहीं चाहते कि इतने पॉलिटिकल वर्कर्स को कौन संभालेगा, कौन उनको चलाएगा। और पार्टी अध्यक्ष भी आप देखिए लगातार जिस किस्म से, वशिष्ठा पे कोई चार्ज नहीं आ सकता किसी किस्म का, मैं तो इस सपने में नहीं सोच सकता कि वशिष्ठ नारायण सिंह किसी तरह से गलत होंगे, लेकिन वशिष्ठा कोई काम करेंगे उठ के, और कहीं पहले अड़ते थे, पहले के जमाने में तो बहुत अड़ते थे सही बातों पे, तो अब वो कहीं अड़ेंगे या कोई फैसला करा के संगठन, जैसे जगताबाबू सब होने के बाद भी उन्होंने आरजेडी को बहुत बढ़िया सेटअप इस बार बना के दे दिया। इस उम्र में भी उनको जब चांस मिला तो उन्होंने पार्टी संगठन बहुत बढ़िया ढंग से खड़ा कर दिया।
जेडीयू में वो कभी, और जो करने लगता है, जैसे प्रशांत किशोर को ले आए, वो थोड़ा बहुत कुछ कुछ करने लगे, तो प्रशांत किशोर को तुरंत विदाई, क्योंकि फिर दखल शासन में भी उसको चाहिए, क्योंकि संगठन के अपने लोगों को खुश रखने के लिए, उनका काम कराने के लिए, तो तुरंत संगठन और इसका उन्होंने भेद खत्म कर दिया। तो एज ए मुख्यमंत्री लगातार उनकी दिलचस्पी रही है, अच्छे फैसले किए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बार बार दिखाई देगा कि पहले टर्म से अभी तक उनकी रुचि खत्म होती जा रही है। बीच में एक दफे बेचैनी लग रही थी, तो हर आदमी को ये लगता था, मुझे भी ये लगता था कि शायद वो बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं, और जिस दौर में उन्होंने पार्टी बदली, तब ये एक चर्चा दिल्ली में हमारे बीच भी ये थी कि क्यों बेचैन हो रहे हैं। तो कोई कहे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको मिलने वाली है, तो जाने क्या मिलने वाला है, तो तब लगे कि शायद अब बिहार में वो अपना रोल खत्म देखते हैं और ऊपर आना चाहते हैं। तो बिहार में अब जो वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ड्यूटी पूरा करने भर का है, वो कोई उत्साह से काम अब उनमें करने वाली क्षमता खत्म हो गई है। अरविंद जी और कन्हैया जी, आप दोनों से एक जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि बीच में 2 साल पहले सारे देश में ये भावना थी कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं और ये विपक्ष की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी प्रधानमंत्री के हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के सामने, और लोग उनको देखने भी लगे थे, हर आदमी, और एक कंसेंसस कैंडिडेट चाहे ममता हो या साउथ के लोग हों और यहाँ के लोग हों, आपसी बातचीत में कहते थे कि हाँ नीतीश कुमार हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये चीज, ये धारा कब लुप्त हो गई और कब ये जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ गए, जिसको लेकर के देश में बहुत आलोचना हुई, लेकिन जो लोग सत्ता को ही सब कुछ मानते हैं उनको तो बहुत प्रसन्नता हुई। अशोक जी। नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश जी ने प्रयास जरूर किया है, लेकिन जब उनको एक आकलन आ गया है कि पूरा विपक्ष एक नहीं हो सकता और नरेंद्र मोदी के साथ जब टक्कर लेने की बात आ गई, तो जैसा कि सबसे पहले मुझे कन्हैया सिंह जी ने भी कहा और अरविंद जी ने भी कहा कि वो सोच बहुत अच्छा लेते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसको एग्जीक्यूट करने वाला उनके पास नहीं हो तो उनके भरोसे फिर आगे कर नहीं सकते। हाँ, तो इस सवाल के ऊपर इस सवाल पर कन्हैया जी की राय लीजिए और अरविंद जी की राय लीजिए। मुझे लगता है कि आखिरी सेगमेंट में जब हम चिरफाड़ करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं कन्हैया सिंह जी से मैं बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट सवाल है। वो डिफिकल्ट सवाल मेरे लिए भी होता है। यदि मुझे कोई कहे शरद पवार या महाराष्ट्र किसी नेता के बारे में कि इनके अच्छे काम बताओ, तो जब भी अच्छे काम ढूंढने जाते तो मिलते नहीं। अरविंद जी ने तो बहुत सारी काफी लिस्ट बताई, लेकिन उस लिस्ट के साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्या कहा अधूरा काम छूटा, कहा नहीं। कन्हैया सिंह जी, आपको क्या लगता है, आप जितना जानते हो नीतीश कुमार से, आपको लगता है कि कुछ झंडे गाड़े उन्होंने, कुछ अचीवमेंट है नाम पे गिनने के लिए उनके नाम पे? देखिए, मेरे अनुसार से तो उनके कोई भी झंडे मुझे नहीं समझ में आते। मैं तो कह भी रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि शुरू में जब 5 में आए तो 5 से 10 तक उन्होंने काम किया। 10 के इलेक्शन में जो उन्होंने लड़कियों को साइकिल दिया, मैंने ग्राउंड पर देखा कि जो लड़कियां थीं वो अपने गार्जियन को, इवन यादव मुसलमान, वो लड़कियां अपने मदर को, फादर को तो नहीं बोल पा रही थी, मदर को बोली कि नहीं नीतीश को देना वोट, नहीं तो मेरा साइकिल छीना जाएगा। ये 10 का इलेक्शन है। 10 के इलेक्शन में 5 से 10 तक, क्योंकि उनकी जो छवि देखी जा रही थी, 15 साल का लालू का जो जितना भी लूट पाट कहिए, किडनैपिंग कहिए, सब कहिए, उसके बाद जो ये आए तो उनका एक छवि बना। लेकिन 10 आते आते उसके बाद इनको वोट मिल गया। 10 आते आते फिर ये बीजेपी भी अपनी दबाव देने लगी। उसके बाद जो इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ, उस समय जो 13 में जो इनको हो गया कि नरेंद्र मोदी बनेंगे अब पीएम, इनको नरेंद्र मोदी से छींक आती थी, क्योंकि पंजाब इलेक्शन में भी इन्होंने जब हाथ मिला लिया ऊपर, उसके बाद फिर गए, जब नरेंद्र मोदी को वहां जाना था मीटिंग में, इन्होंने पार्टी जो लिट्टी चोखा की पार्टी थी उसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया रात में। इनको इतनी छींक आती थी इनसे, नरेंद्र मोदी से। उसके बाद जो आप जो दूसरा पॉइंट उठाए कि उनको पीएम मटेरियल कहा गया, तो पीएम मटेरियल इसलिए कहा जाने लगा कि बाकी सब लोग, कांग्रेस और ये सब लोगों ने एक किया कि 19 के इलेक्शन से पहले इनको दिया जाए कि ये पीएम मटेरियल है, पीएम, कहीं तो भ्रमित किया जाए पब्लिक को। लेकिन वो क्योंकि इनमें
जैसे अरविंद जी भी कहे कि इनमें पार्टी संगठन खड़ा करने की शक्ति नहीं है। ये मैनिपुलेटिंग कर लें, अपना इमेज बना के आगे बढ़ जाएं, लेकिन एक संगठन नहीं चला सकते हैं। संगठन शरद यादव ही चला सकते थे, जिसको इन्होंने आउट किया। शरद यादव मंत्रिमंडल नहीं चला सकते हैं, शरद यादव पार्टी चला सकते हैं। तो ये हालांकि किस्मत से ये चला इसको कि ये वेल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, क्योंकि आज तक मैंने इनको रेल मंत्री से लेकर या कृषि मंत्री से लेकर चाहे अभी मुख्यमंत्री भी लेकर, इनकी इंडिपेंडेंट कोई भी, हर मंत्री हर मुख्यमंत्री किसी विभाग की समीक्षा करता है। ये हमको बताएं कि अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में कितने ब्यूरोक्रेट को, बाकी तो छोड़ दीजिए, बहुत है, एडवर्स एंट्री भी दिया हो इन्होंने। क्या 15 साल में कोई ब्यूरोक्रेट गलत काम नहीं किया है? कहिए, मैं आपको, अरविंद जी यही है, सब लोग आप भी हैं, मैं कहिए नाम लेके बोल दूं कि किस किस अफसर ने कितने कितने क्या क्या काम किए हैं। अब आप ही को एक एग्जांपल देता हूं। अरविंद जी रोड की बात कर रहे थे, आरा मोहनिया रोड है, आरा बक्सर रोड है, जो पटना से बक्सर जा रही थी। आपको याद होगा पीएम ने 2014 में आरा में ही अनाउंस किया था कि कितने हजार करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, ये आरा में ही किया था। और उसके बाद वही आरा बक्सर का भी रोड, अभी देखिए कि कोइलवर पर पुल नहीं बना है, कोइलवर पर पुल नहीं है। अगर आप यहां से पटना जा रहे हैं, अगर मोहनिया से जैसे आरा के तरफ टर्न कीजिएगा, शायद आपको 3 या 4 घंटा लगेंगे, और कहीं कहीं गाड़ी आपको खड़ा कर करके ऐसे देखना पड़ेगा कि कितना यहां गड्ढा है, वो भी ईसुवी गाड़ी, बाकी गाड़ी का छोड़ दीजिए। तो ये स्थिति है। और उसका टेंडर हुआ, उसने सारा पेड़ काट के ले गया हैदराबाद वाला। आपने उसको टेंडर में ऐसा बेनिफिट दिए हुए था कि सारा कुछ करने के बाद वो हाईकोर्ट से जीत करके 500 करोड़ रुपया भी आपसे ले लिया, क्योंकि आपने बिहार रोड ट्रांसपोर्ट एक पीएसयू बनाया था आपने अलग से, और उसको उन्होंने किया। अगर इसकी सारी की जांच की जाए तो जांच तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब तक यह कुछ नहीं होगा। हमको बताइए कि 15 साल में क्या किसी विभाग ने कोई ऐसा काम अनैतिक नहीं किया? सबने सही सही किया, एक का भी इन्होंने कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, एडवर्स एंट्री भी इन्होंने दिया हो तो बताइए, जिसका एक सीआर में इन्होंने लिखा हो। तो मैं इनकी उपलब्धि क्या दूं? अगर हमसे उपलब्धि मांगा जाए तो मैं तो टू द पॉइंट बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी मंत्रालय का, आप एक छोटा सा, आपको मैं बता रहा हूं, 1 मिनट सर, 30 सेकंड दीजिएगा। आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आपकी एक जिद जो उस समय, अब आपको मैं इंटरनल बात नहीं बोलूंगा, जिस समय से उन्होंने नशाबंदी की थी, उसके पहले इन्होंने किया था कि हर जगह सरकारी, उस समय का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि हर जिला में जिस तरह दिल्ली में सरकारी ठेका चलते हैं, उसी तरह पूरा बिहार में भी सरकारी ठेका चलेगा। ऐसा क्या हो गया कारण कि तुरंत इन्होंने सबको खत्म करके नशा कर दी? क्योंकि लालू यादव जी उधर अपना बात कर चुके थे। अब उस जिद में आपने किया, उसके बाद जितने घर, जितने लोग, जितने बच्चे बर्बाद हुए, क्या आपने कभी उसकी एक समीक्षा की? अभी आप जब जीतने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि कोई भी काम कीजिए उसमें 10% लोग आ ही जाता है जो कि उसको स्कीम को खराब कर देता है, फलना कर देता है, वो कर देता है। आप उस स्कीम की समीक्षा की कि इस स्कीम के जो मेरी जिद में लागू किया गया है उससे कितने परिवार बर्बाद हुए, और कितने राजस्व की हानि हुई, और कितने लोग पेडलर बन गए बच्चे? आपने कभी समीक्षा नहीं की। ये अपने जो भी डिसीजन लेते हैं उसका कोई समीक्षा नहीं करते हैं, तो कैसे आप सुशासन करेंगे? हमने कोई डिसीजन लिया, जैसे कि आप बीजेपी में भी कहते हैं कि बीजेपी ने कोई कानूनी पास किया, इवन कुछ भी हुआ, बाद में हुआ कि देखते गए, उसकी समीक्षा होती है। कोई भी समीक्षा करता है कि भाई उसमें थोड़ा चेंजिंग किया जाए। इनकी एक जिद नहीं। कहीं भी ऐसा, गुजरात भी ड्राई स्टेट है, वहां भी जाइए आप, अगर बाहर के व्यक्ति हैं, आप भी रहे हुए महाराष्ट्र के, आप जाइए गुजरात में, बॉम्बे का टिकट हो तो जाइए, आपको वहां आपको मिल जाएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। पूरा टूरिज्म इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, क्या कहते हैं, नशाबंदी के फेरे में। जितने लाइन होटल थे, जितना भी सब होटल चलता था जिसमें लाइसेंस लेकर के होता था, सारे होटल बंद हैं। कौन जाएगा? बिहार में वैसे भी, आप बिहार के रहे हुए हैं, पहले
मैं बताऊं, आज से 30 साल पहले कोई होटल नहीं होता था कि बिहार में कोई खाना खाने जाए। सब लोग अगर कहीं बिहार में गांव से आता था तो शहर में अपना रिलेटिव खोजता था कि कहाँ रिलेटिव है, तो उसके घर जाता था, दोपहर में खाना खाता था। कोई होटल नहीं था, केवल मैंने सत्तू और वो मिलता था, वो भी कचहरी में, जो आरा का कचहरी है वहां मिलता था सत्तू। कोई होटल नहीं था खाने का। तो वहां कोई खाने के लिए कोई बाहर जाने वाला नहीं, बिहारी कोई बाहर नहीं जाता खाना खाने। लेकिन इधर जो कल्चर शुरू हुआ था, आपने पूरा देखिए, शादी ब्याह में लोग जाकर के देवघर और बनारस में शादी ब्याह कर रहा है कि क्या शादी करेंगे यार। तो आपने तो पूरी सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। लेकिन उसकी अगर समीक्षा की जाए, आप बताइए, अब मैं इनकी सुशासन की बात करूं अगर, तो सुशासन तब न होता है कि जबकि आपके राज्य में सब लोग सुरक्षित हों। एक लड़का, गार्जियन को भी पता नहीं है, उसको किसी ने कहा बेटा ये ले, ये 2 चीज है, वहां चौक पर खड़ा होना, ये ले मोबाइल, ये फोन करेगा उसको कि वो मैसेज से पकड़ा देना, उसे इतना इतना पैसा दे दे। अब उसमें से उसको 200-100 रुपया मिल जा रहा है डेली। उसको तो लग रहा है, कह रहे कितने साल का, 14-15 साल का लड़का। आपने उसकी समीक्षा की? कुछ नहीं। आपने कोई बताइए, हर विभाग का समीक्षा होती है। इसी समीक्षा बैठक में होने के बाद किसी ने उंगली उठाई किसी ब्यूरोक्रेट पे? क्योंकि मंत्री को तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि मंत्री तो सीधा कहे मेरे नहीं सुन रहा है, जबकि आप भी कह रहे हैं, अरविंद जी भी अभी बोले, वहां ब्यूरोक्रेसी का हाल है। आप ही जाकर के देख लीजिए, किसी एमपी लेकर जाइए ब्यूरोक्रेट के पास, जिनमें आपको काम नहीं। अगर किसी ब्यूरोक्रेट नीचे वाले चले जाइए, कन्हैया जी एक खबर, पदाधिकारी के पास, बड़े पदाधिकारी के पास, आप किसका काम हो जाएगा? कन्हैया जी, हम लोगों के पास एक खबर दिल्ली में थी पिछले, जब इनके छठी बार के मुख्यमंत्री का शासनकाल था, कि थानों के जरिए से शराब की तस्करी होती थी। एक आवाज आपकी थोड़ा कट रही है। मेरी कट रही है, आप समझ पाएंगे कि थानों के जरिए शराब की तस्करी होती थी। एक खबर नहीं, आपकी आवाज थोड़ा नहीं, अगले सेगमेंट में चलते संतोष जी। अगला हमारा अभी तक हमने देखा कि वो नेते में दम कितना है, उसने क्या झंडे गाड़े, लेकिन हम अगले सेगमेंट पे जा रहे हैं, जिसका आगाज ऑलरेडी कर चुके हैं कन्हैया सिंह जी, कि कितने गड्ढे किए। कन्हैया सिंह जी ने तमाम चीजें गिनवाई है और वो लगातार गिना रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं उनको क्या सुशासन बाबू कहूं, उनकी क्या सुशासन करने की क्षमता को आंकूं, कि जबकि बिहार में इतने गड्ढे कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सारा गड्ढों के बारे में बताया। लेकिन एक बात तो तय है, जो सुशासन बाबू ने अपना कार्यकाल सुशासन बाबू के नाम से चलाया था, बाद में वो जाके व्यंग हो गया। सुशासन बाबू कुशासन बाबू हो गए। सुशासन बाबू और कुशासन बाबू के बीच की जो यात्रा है, इसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए बिहार में, जिसको बिहार की जनता कहीं ना कहीं नकारती रही है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में है नीतीश जी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बैसाखियों पे है, अपने बलबूते पे नहीं। यदि बिहार में सुशासन बाबू का सुशासन चलता तो वो अपने बलबूते पे आते। ऐसी क्या पॉइंट्स है कि जो जहां वो बुरी तरह से फेल हो गए, और उसके कारण क्या? अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, फेल होने के कारण तो यही है कि जनता से सीधा संपर्क कटा है, अपने ऊपर भरोसा कम हुआ है। संगठन होने से वो भरोसा रहता है, संगठन के चलते कई किस्म की परेशानियां आती हैं। लोग आएंगे अलग अलग तरह के काम कराने, अच्छे बुरे काम कराने, कई दफे बुरे काम भी अपने लोग आपसे कराएंगे जो आपकी इच्छा बहुत नहीं होगी, तो वो तकलीफें रहती हैं। लेकिन वो फिर आपके मौके पे खड़े होते हैं। जो भी पॉलिटिकल मौका आएगा, आप एक दफे नरेंद्र मोदी के यहाँ सरेंडर कर दें, आप एक दफे किसी और के आगे पड़ जाएं, या इस मजबूरी की हालत में चीफ मिनिस्टर बने, इसकी स्थिति नहीं आती है। मैं कहूंगा लालू यादव का उदाहरण ही यहाँ सामने है, जो पिछले 30 साल से जिन्होंने कुछ भी करके नहीं दिया। ये जो कैपिटल आप गिना रहे हैं कि उन्होंने क्या चीजें अच्छी दी, वो मंडल का एक आप गिन सकते हैं। इसके अलावा काम करके कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड उनका लगातार करेक्ट रहा है, और अपने लोगों के साथ वो खड़े हैं और लोग उनके साथ खड़े हैं।
तो देखिए सेकेंड इनिंग में भी पार्टी कैसे मजबूती से खड़ी हो गई। तो इस किस्म का नीतीश जी के साथ नहीं होने वाला है। हम सब लोग तो ये मान रहे थे कि अगर सत्ता से बाहर हुए तो फिर जेडीयू भी कहाँ रहेगी, वो बीजेपी में कितनी जाएगी, कितनी आरजेडी में चली जाएगी। और ये कल होगा ही, जिस दिन पावर नहीं होगा उस दिन जेडीयू नामक न कोई आइडियोलॉजी आपके पास बची है, न कोई आपके पास संगठन बचा है, तो फिर पार्टी भी बचनी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें उन्होंने अपने लिए बना के रखी हैं, जिसका अब आगे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं। फिर अपना उत्साह भी, जब जैसा मैंने कहा कि उनका उत्साह खत्म होता जा रहा है। हेल्थ का काम, एजुकेशन का काम, सड़कों के मेंटेनेंस का काम, इन सब चीजों में अब उनकी कोई रुचि नहीं है। फिर ये जो अभी कन्हैया जी कह रहे थे, एक दौर में हमने देखा था कि वहां बड़े चोरी वाले छोटे छोटे भी किस्से थे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, वो फिर कार्रवाई कहाँ गई उसका कोई अता पता नहीं है ऊपर तक। और फिर किस किस किस्म के नमूने, गुप्तेश्वर पांडे आया, फिर वो किस तरह से एक सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या नाटक करता रहा, फिर चुनाव लड़ने के लिए क्या करता रहा, फिर बेचारा इनके चंगुल में आके फिर वो भी मरा, एक दफे इस्तीफा दे के आया। तो इस किस्म के ब्यूरोक्रेट चाटुकार लोगों की पूरी फौज है जो आसपास जुट गई है और वही चलवा रहे हैं। नीतीश कुमार के इससे जो मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान हुआ है, वो नुकसान ये है कि नई पॉलिटिक्स में जो लड़के आ रहे हैं, जो आएंगे, और आप इस को नोट करिए, मैं तो देखता के दुखी होता हूं कि बिहार में एक भी लड़का ढंग की पॉलिटिक्स करने की बात नहीं कर रहा है आज की तारीख में। जो आता है वो जोड़ तोड़ दाएं बाएं करना चाहता है, और ये सिर्फ जेडीयू वाले खेमे में नहीं हुआ है, ये सारे खेमे में हुआ है। भरोसे का कोई पॉलिटिकल, दूसरी चीजें भी बिगाड़ने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बिगाड़ने वाली है। जैसे सुशील जी, मैं तो मानता था 74 के बाद से कि उनको आरएसएस और बीजेपी प्रोजेक्ट कर रहा है बिहार का नेता होने के तौर पे, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको पंचर करना शुरू किया पिछले चुनाव से, और अब तक एक मजबूरी नीतीश कुमार के सहयोग से वो फिर दोबारा डिप्टी हो गए। उनके सहयोग से नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, ये भी खेल हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मदद किया। लेकिन सुशील मोदी को भी इस बार इन लोगों ने किनारे लगा दिया। तो कोई भी नया पॉलिटिकल आदमी, उपेंद्र कुशवाहा को मैं मानता था एक जमाने में कि काफी ढंग से पढ़े लिखे नए लोगों में है, लेकिन वो एम्बिशन इतना है, सिर्फ यही नीतीश कुमार मार्का पॉलिटिक्स ही है कि आप इधर से उधर हो जाइए और सही टाइम पे छलांग लगा दीजिए तो आप स्टार बन जाएंगे। और आप देखिए, इसमें एक का ही नहीं कह रहा हूँ, मल्लाहों का वोट बहुत बढ़िया ढंग से पोलराइज हुआ है पिछले 3-4 चुनाव में, और उनका नेता जो उभर के आया वो आज इधर है शाम को, या यही पार्टी अब तो जो संघ के लोग कहते हैं कि नहीं वो आखिर तक इसलिए वहां बना हुआ था कि तेजस्वी को गाली दे सके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसकी पोल खोल सके। तो ये दांव पेंच और करके ही लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिनके पास संगठन की कैपेसिटी भी है। आइडियोलॉजी के मामले में पोजीशन सब खत्म होते जा रहे हैं। एमएल के लोग भी जो है अब अभी जीत के आए हैं अच्छे संगठन के लेकिन एमएल के लोगों की और कम्युनिस्ट पार्टियों की भी आइडियोलॉजी जिस किस्म से खत्म हुई, एक बार उनको पिछड़ा और मंडल पॉलिटिक्स याद आता है, एक बार फिर उनको अपने आइडियोलॉजी याद आने लगती है। उत्तर और दक्षिण में कम्युनिस्ट पार्टी इतनी ताकतवर थी, मैं तो मानता हूं कि जिस समय नीतीश कुमार ने बगावत की थी जनता दल से, उस समय अगर कम्युनिस्ट पार्टियां अपने को अलग करती तो वो पैरेलल खड़ी हो जाती बिहार में, इतनी ताकत उनके पास थी। लेकिन सारी कम्युनिस्ट पार्टियां कभी मंडल और कभी मंडल विरोध, इसी में आज ये हालत हो गया कि 4-4 सीटों पे उनको लड़ा दिया, और उतने पे भी वो खुश हैं कि उनका परफॉर्मेंस बहुत सुधर गया, और उनके जो आइडियोलॉग बाहर बैठे वो कहते हैं कि अब इसी से कम्युनिस्ट रिवाइवल होने वाला है और जाने फिर नया स्वप्न आ जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स टोटल खत्म हुई है। उसमें एक आदर्श, बिगाड़ने वाले आदर्श नीतीश कुमार भी हैं कि जमीन पे कोई काम मत करो, सपने देखते रहो और होशियारी से फैसले लो, होशियारी से देखते रहो कि चीजें कैसे बदल रही हैं और उस होशियारी में अपने को फिट कर लो। अब ये होशियारी एक सीमा तक तो चलती है, और जो सबसे उस्ताद नीतीश कुमार ही हैं, उन्हीं की होशियारी हमने देखी कि कैसे एक जगह आके जीरो हो गए। यहाँ प्रधानमंत्री जब गिना जाने लगा कि ठीक उसी समय उनको या तो नरेंद्र मोदी ने कोई दांव मार दिया बड़ा, या उनको कोई ऐसा डिप्रेशन हुआ विपक्ष की पॉलिटिक्स से कि उनको लगा कि अब इसमें कुछ, जबकि उन्होंने ठीक 14 चुनाव के बाद सबसे डिसिसिव ढंग से बीजेपी को हराया था, नरेंद्र मोदी को हराया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये इस दांव पेच की यही सीमा है
कि अगर दांवपेच आप ज्यादा करेंगे तो इसी नतीजे पे आएंगे और इसी गति को प्राप्त होंगे जो नीतीश कुमार हुए। इसके बावजूद पूरे बिहार में जहां पॉलिटिक्स का इतना बढ़िया उसकी पूरी पृष्ठभूमि है और हर दफे माना जाता है कि बिहार से लड़के अच्छे पॉलिटिक्स वाले निकलते हैं, उस बिहार में मेरे जैसे लोगों को भी जो 30-40 साल से काफी क्लोजली चीजों को देख रहे हैं, मुझे कोई बहुत ऐसा ग्रुप या ऐसा इंडिविजुअल उभर के आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो आता है करिया कपड़ा और गोर रंग, पुष्पम प्रिया, और 115 वोट आया कि 153 वोट आया उस लड़की को, और उसके बाद अब वो बिहारियों को गाली देने लगी जो बिहार स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी। तो अगर आइडियल इसी किस्म के लोग होंगे तो चीजें खुद से जो बननी बिगड़नी है वो तो बन बिगड़ रही है। पूरे बिहार की पॉलिटिक्स और मुल्क की पॉलिटिक्स में वो नुकसानदेह हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, अब आखिरी सेगमेंट पे चलते हैं हम, जिसका हमने चीरफाड़ रखा है कि ओवरऑल नीतीश कुमार क्या है। कन्हैया सिंह जी ने तो बिल्कुल पहले ही अच्छी तरह से चीरफाड़ करना शुरू कर दी है, शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन नीतीश कुमार के राज में जंगल राज से हम कंपेयर यदि करें तो कहाँ है। नीतीश कुमार के राज में ये भी हो गया कि पुल का उद्घाटन करने के 1 साल बाद पुल बह जाता है, या सड़क का उद्घाटन करने के पहले ही सड़क चली जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की नाम कितना मीडिया में छपता है, या नीतीश कुमार के यहाँ जो केसेस हुए वो मीडिया में नहीं प्रोजेक्शन होने के कारण लालू यादव ज्यादा बदनाम हुए, वो जंगल राज कहलाया। क्या नीतीश का राज और वो जंगल राज में फर्क क्या है, और ओवरऑल नीतीश के पर्सनैलिटी पे हम क्या सोचते हैं। और आज हम यदि हमारा दर्शक जानना चाहे कि नीतीश कुमार एज अ होल हम ये क्या समझे, मैं इसकी शुरुआत संतोष जी से करूंगा, क्योंकि संतोष जी ने नीतीश का कई रंग देखे हैं, और बाद में आप दोनों एक्सपर्ट तो है ही, जो बिल्कुल जो चीरफाड़ करके पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट देंगे कि आखिर नीतीश कुमार नाम के इस बॉडी का क्या हर्ष है। संतोष। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में अरविंद जी ने और कन्हैया जी ने बहुत सटीक विवेचन किया है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, जो मैं कन्हैया जी से सवाल पूछ रहा था कि अफवाह ही नहीं आई थी, सटीक सूचना थी कि अगर व्यक्ति फैसले ले और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका ध्यान न रखे, वो अच्छा लीडर नहीं होता। शराबबंदी हुई, पता चला कि थानों के साथ थाने के लोग शराब को लोगों के घर पहुंचाने लगे फोन के ऊपर। अब अगर थानों के लोग शराब पहुंचाने लगे और पुलिस खुद एक माफिया के रूप में तब्दील हो जाए और अपराधियों से कहे, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में हमने रिपोर्ट की है इसके ऊपर, कि किसी एसपी ने किसी व्यक्ति से कहा कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुमको गोली मार देंगे। उस व्यक्ति ने नहीं किया, उसको गोली मार दी गई। दूसरी जगह उसने कहा, मुझे तुम इतनी AK-47 राइफल अगर नहीं ऑर्गेनाइज करोगे, मैं अपनी जानकारी बता रहा हूं, तो हम तुमको इसमें नाप देंगे या तुमको मार देंगे। उसको पहुंचानी पड़ी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि असली चीर फाड़ तो ये लोग करेंगे, पर मेरे लिए दुख की बात यह है कि एक व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री के रूप में देश में देखा गया अपनी तरफ से, शायद इसलिए कि देश में अब वो लोग कोई बचे नहीं हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हो, नीतीश जी के पास से वो अवसर चला गया। इतिहास अवसर देता है, आप भले ही उस पद पे न पहुंचे लेकिन आप नेता के रूप में जाने जा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, लोकनायक, जब ये लोहिया जी, ये सब ऐसे लोग थे। आचार्य नरेंद्र देव, जो जिनके नाम लोग याद करते हैं, या बीजेपी में ले लीजिए, खुद बीजेपी के पुराने नेता अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब के लोग नाम लेते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता नीतीश जी को किस कमजोरी ने एक रात में इधर से उधर कर दिया। वो तो कन्हैया जी और अरविंद जी उनके दोस्त हैं, वो जानते होंगे। पर उन्हें एक रात में इधर से उधर जाने में उन्होंने जिस तरीके से अपने चेहरे को बदरंग किया, वो हमेशा याद किया जाएगा। अब संतोष जी ने बहुत बढ़िया कहा कि अरविंद जी और कन्हैया जी उनके दोस्त है। शायद नीतीश जी उनको दोस्त मानते तो आज नीतीश जी का ये हश्र नहीं होता कि किसी के बैसाखी पे उनको टिकना पड़े। कन्हैया जी, आप क्या ओवरऑल क्या रिव्यू करेंगे कि नीतीश जी ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या दे सकते थे और क्यों नहीं दिया? कन्हैया जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी? आ रही है आवाज आपको? मुझे लगता है कन्हैया जी के यहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। अरविंद जी, चलो ये यही सवाल लेके मैं आपके पास आता हूँ।
कि क्या ओवरऑल, यदि हम इसका चीरफाड़ करें तो नीतीश जी का ओवरऑल रिव्यू क्या कहेंगे हम? ये कैसे नेता साबित हुए, कैसे नेता साबित हुए? देखिए, 15 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है, कम नहीं होता है। और 15 साल अगर मुख्यमंत्री के तौर पे, सरकार चलाने के तौर पे उनको मिला, तो ये रिव्यू मुल्क भी कर रहा है, नीतीश जी को भी करना चाहिए था। और रिव्यू करते तो मेरे ख्याल बेहतर नतीजे पे पहुंचते। जैसे मैंने कहा कि सड़कें बनवाई उन्होंने खुद, लेकिन सड़क बनवाना कहाँ पहुंच गया वो हमने इस चुनाव के पहले जी, इंटरनेट परेशान कर रहा है। मुझे लगता है कन्हैया जी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? कन्हैया जी आवाज सुन रहे हैं? अब आ रही है। हाँ, हाँ, तो अब आ कन्हैया रही जी, है। मेरा सवाल यही था कि हमने आज सभी सेगमेंट देखे हैं, सभी पहलू पे बात की है। ओवरऑल एज अ नेता आप क्या समझते हैं, लालू यादव का जो जंगल राज था उसके सामने इनका राज कैसा कंपेयर करते हैं? कि लालू यादव का जंगल राज जरूर से ज्यादा बदनाम था और नीतीश का राज जरूर से ज्यादा लोगों ने सर पे लिया था। ये दोनों पहलुओं पे एक आखिरी कमेंट मैं आपकी चाहूंगा। देखिए, जंगल राज में ये थी कि लालू यादव का जो एक्ट था वो डायरेक्ट आदमी को चोट करता था और डायरेक्ट दिखता था। नीतीश कुमार का जो एक्ट है वो डायरेक्ट दिखता नहीं है लेकिन चोट उतना ही करता है। वो डायरेक्ट किसी की किडनैपिंग करके पैसा लेते थे, मैंने लिया जाता था उस समय, या किसी को गोली मारी जाती थी। आज वही हो रहा है कि किसी भी थाने में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी एसडीएम के यहां, किसी भी डीएम के यहां आप चले जाइए, बिना पैसे का कुछ नहीं हो सकता है, चाहे तो आप कुछ भी कर लीजिए। तो यही हुआ कि लेना एक डायरेक्ट पॉकेट से निकाल रहा है और एक इधर से ले रहा है, ले दोनों रहे। अब आप नजरिया अपना लीजिए, जनता अपना जो समझे कि आप किसमें खुश हैं। उस समय मर्डर होती थी, आज लोग गरीबी से मर रहे हैं, पलायन से मर रहे हैं। आपने कभी भी, नीतीश जी ने अपने 15 साल के पूरे उसमें कभी किसी नेता ने नहीं कहा कि मैं पलायन रोकूंगा, या कोई भी, जिस तरह से आप बाकी सब जगह आप महाराष्ट्र के हैं, शरद पवार अपने एरिया में पूरा एक चीनी मिल का अपना किए, या जो भी किए, एक इंडस्ट्री अपना सबने बैठाया, जिंदवाड़ा में अपना कमलनाथ ने किया, सबने किया। ये अपने क्षेत्र में क्या किए जिसके चलते पलायन रुके? यही नहीं, कोई नेता, लालू यादव भी देख लीजिए तो आपने गोपालगंज के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, सिवाय अय्यासी के। अब ये शब्द मैं जोड़ रहा हूं, अब इसका माने जितना निकालना हो निकाल लीजिए। किसी नेता ने कुछ नहीं किया है बिहार में, और ना अभी कोई नेता ऐसा दिख रहा है मुझे जो कि आगे कुछ करना जाए जिस पर कि बिहार का भविष्य जिसको कहा जाए कि ये आदमी नेता अगर आ जाएगा चीफ मिनिस्टर में तो हो सकता है कि बिहार बदल जाए। ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि वो सांपनाथ, ये नागनाथ, और बाकी कोई नाथ दिख नहीं रहा। संतोष जी, सांपनाथ, नागनाथ और बाकी कोई नाथ दिख नहीं रहा है। आपकी आखिरी टिप्पणी, क्योंकि समय हो चुका है, बहुत कम समय अपने पास, आखिरी टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। मैं सिर्फ एक अनुरोध आपसे करता हूँ, वो ये कि इस कार्यक्रम को आप जारी रखिए, क्योंकि लोगों को अपने नेताओं के बारे में जानना चाहिए, उनकी कमियों के बारे में, उनकी ताकत के बारे में। और इस प्रोग्राम ने जिसको आप कंडक्ट कर रहे हैं, इसने नीतीश जी के बारे में लोगों की तस्वीर साफ की है। और अगर मैं कन्हैया जी के असेसमेंट या इनके असेसमेंट पे जाऊं, जो कि मेरा भी असेसमेंट है, कि हमें बिहार में अगले 5 साल में कोई बहुत आशा नहीं करनी चाहिए। और अंतिम लाइन में ये कहूं कि नीतीश जी को अपने कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, नीतीश के नजदीक के 4 लोग अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो फिर पूरा शासन भारतीय जनता पार्टी का बिहार में होगा। और शायद ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। मैं नहीं जानता कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में एक नाम सामने लाने के लिए सुशील मोदी को हटाया गया है,
क्योंकि अभी जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं उन्होंने तो कूड़ा कर दिया है बीजेपी का, जिनको 3 बार बोलने पर प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं आया, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ऐसे आदमी, ऐसी पार्टी से आशा विकास की तो नहीं की जा सकती है। ना उन देवी जी को याद आया, ना इनको याद आया। टेलीविजन के ऊपर है और नाम याद नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी के उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं अपनी बात इसी चीज पे समाप्त करता हूँ कि और आपके हैं, मुझे लगता है कन्हैया जी कुछ पॉइंट है, कन्हैया जी कुछ पॉइंट रखना। चार जो आप कह रहे 4 नेता बीजेपी में जाने का, आप ये ध्यान रखिए कि बीजेपी स्पीकर पद ले रही है और जो खेल होगा वो स्पीकर का ही होगा, क्योंकि अगला 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जिस पार्टी के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं वो पार्टी ही नहीं रहेगी, तो सब लोग कहीं ना कहीं तो अपना ठोर देखेगा। तो ये भी ध्यान रखिए आने वाला भविष्य कहां जाएगा। आज कन्हैया जी के इस आखिरी स्टेटमेंट के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। नीतीश कुमार को हमने प्रोफाइल किया, नीतीश कुमार कैसे आए, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, क्या कर सकते थे, क्या कर नहीं सकते थे, सुशासन बाबू से कुशासन बाबू तक की उनकी पूरी यात्रा पे हमने बात की। लेकिन कुछ भी हो, 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, बंदे में कुछ तो दम होगा। कुछ ना कुछ नेता देता भी है, लेता भी है, कुछ ज्यादा लेता है, कुछ कम लेता है, कुछ ज्यादा देता है, कुछ कम देता है। ऐसे है तमाम इस देश के नेताओं के बारे में इस कार्यक्रम में लगातार चर्चा करेंगे। आज पहला एपिसोड था, थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हो सकती है, उसके लिए हम माफी भी चाहते हैं। लेकिन शुक्रवार को दूसरे एक नेता के साथ हम और आएंगे और लगातार ये देश के तमाम बड़े नेताओं को हम प्रोफाइल करने का प्रयास करेंगे। मैं कन्हैया सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, हमारे साथ जुड़े। अरविंद मोहन जी बहुत बड़े पत्रकार है, इतना समय, व्यस्त समय निकाल के भी वो हमारे साथ जुड़े। संतोष जी वो भी व्यस्त रहते हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कई विशेष टिप्पणियां की। नीतीश कुमार क्या, कैसे, कब तक, ऐसे तमाम सवाल आज यहाँ छूट के जा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार का होगा क्या, जेडीयू का होगा क्या, बिहार का होगा क्या। लेकिन अगले शुक्रवार को हम नए नेता के साथ आएंगे। लेकिन तब तक आप देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।